आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले चरण के चुनाव में महज अब 4 दिन का वक्त बाकी रह गया। ऐसे में आखिरी पड़ाव के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने एक बार फिर से मंदिर का मुद्दा उछाल दिया है। मथुरा के दौरे के दौरान सीएम योगी ने कहा कि राम का मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ बन रहा है, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा वृंदावन अभी बाकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मंदिर सियासत के सहारे बीजेपी एक बार फिर से अपनी नैया किनारे लगाएगी। देखिए, यूपी में बीजेपी अपने 4.5 साल के विकास मॉडल के सहारे चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी में विकास का मॉडल कहीं गायब दिख रहा है। लेकिन मंदिर धर्म का मॉडल जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब इस तरह के चुनाव प्रचार से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को अपने विकास पर भरोसा नहीं है, इसलिए मंदिर और धर्म की राजनीति कर रही है, या फिर यूं कहे कि क्या सत्ता के लिए मंदिर सियासत का सहारा जरूरी हो गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरठ से हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ेंगे, जहां मेरठ यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स उनके साथ हैं, और बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी भी उनके साथ हैं, जिनसे वो सीधी बातचीत करेंगे। और वहीं 2 और खास मेहमान हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ेंगे। इसमें बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा माफ कीजिएगा, अभिषेक वाजपेयी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं संजीव जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप मेरठ की यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी आपके साथ हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल के सहारे नहीं बल्कि मंदिर धर्म के सहारे बीजेपी जो है अपनी नैया पार लगाना चाहती है? बिल्कुल प्रीति, देखिए ये क्रांति की भूमि है और क्रांति की शुरुआत मेरठ की धरती से हुई थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है प्रीति जो पूरे उत्तर प्रदेश और देश का नैरेटिव सेट करता है। 2013 के दंगों के बाद 10 साल की मनमोहन सरकार उखड़ के अलग चली गई थी, और उत्तर प्रदेश में 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए, अखिलेश यादव 47 पर सिमट गए थे। ये वो भूमि है जो पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से सियासी फिजाएं पूर्वांचल की ओर जाती हैं। हमारे साथ मेरठ के तमाम लोग हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल वही है कि काशी अयोध्या झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा के समर में कूद चुकी है। मेरठ की धरती क्या संदेश देगी आपकी बात? पूरी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मन है और जनता चुनाव लड़ा रही है भाजपा को। एक तरफा 7 सीट हैं, जैसे मेरठ की बात करें तो 7 भाजपा जीत रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर, तमाम जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर यूपी सरकार फेल रही है पूरी तरीके से। आप बात लेंगे विकास की, तो मेरठ को एक्सप्रेसवे जो 3.5 घंटे दिल्ली जाने में लगते थे, 45 मिनट लगते हैं। मेरठ की सारी सड़कें, गढ़ रोड हो, मवाना रोड हो, चाहे करनाल रोड हो, सब 4 लेन हो रही हैं। यहाँ सब पे काम चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जुगलबंदी है वो कितना काम करेगी? कुछ नहीं, योगी जी के सामने सब बोने हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने बताया ना, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है भाजपा। आपको क्या लगता है कौन अब की बार? योगी जी। क्यों योगी जी? क्यों? विकास हुआ है और क्या हुआ है। देखिए कुछ सड़क को देखिए, इस सड़क पे पहले आप जाए तो आपको मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, ये जाइए, गाड़ी में बैठिए और 40। लेकिन निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल है योगी के, धर्म का कॉकटेल है। हमारे साथ और तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्विजय भाटी है। दिग्विजय जी, क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब की बार कौन सा संदेश देगा उत्तर प्रदेश? देखिए, ये जोड़ी जो चल रही है जयंत की और अखिलेश यादव की, ये जोड़ी एक नया इतिहास लिखने जा रही है। समाजवादी पार्टी की फिर सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जो अत्याचार इस डबल इंजन वाली सरकार ने इस प्रदेश के अंदर किए हैं वो कभी ना हुए थे ना हुए हैं। लेकिन आजम खां की गुंडई, मुख्तार अंसारी की दबंगई और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जमीनों पे कब्जा करते हैं, प्लॉट कब्जा करते हैं, तमाम जो सड़कों पर उनकी जो दंगाई जो तस्वीरें हैं वो कैसे रोकेंगे? जो गलत किया है उसको वो गलत भोग रहा है। बात रही मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में नहीं है, और बात रही आजम खां की, तो उनकी क्या बात करें, वो इस समय जेल में है।
और बात रही दूसरी चीजों की, जो लोग सही हैं उनको टिकट दिए गए हैं। लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडा माफिया जो 2012 से 17 तक। मैं हेमंत प्रधान कांग्रेस का पिछड़े वर्ग का उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपको बताऊं कि चोर चोर मोसेरे भाई आपने देखे होंगे, चाहे आप भाजपा की बात करें या समाजवादी की बात करें, दोनों चोर चोर मोसेरे भाई हैं। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सीटें कम रही तो समर्थन दे देंगे, तो आप चोर कह रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई की बात है, ठीक है, एक विचारधाराओं की लड़ाई की बात है। अगर कहीं ना कहीं अखिलेश जी को जरूरत पड़ेगी तो माननीय प्रियंका जी साथ रहेंगे। उन्होंने पहले निश्चित रूप से जनता जनार्दन की राय फिर बाद में लेंगे, लेकिन लखनऊ से हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जो समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मोहन पांडे जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अभिषेक वाजपेयी आपसे ही, आप तमाम काबिल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बयार है वो लोग मुद्दों को चाहते हैं, हिंदुत्व को चाहते हैं। 80 बनाम 20 जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं, उस पर मौन सहमति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। और आप ये भी समझते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयार बहती है अभिषेक, उसमें कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बड़ा रोल है उसका। नहीं संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये जो चुनाव है वो मुद्दों की बात करता है। आप रोजगार पे आप बात कीजिए। सबसे पहली बात, आपने जनता को रोजगार कितने दिए हैं? अगर इन्होंने रोजगार दिए होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एड कैंपेन के माध्यम से यह ना बताना पड़ रहा होता कि रोजगार उन्होंने दिए हैं, लेकिन कहां पे रोजगार दिए हैं या किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से बताऊं कि सदन के पटल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट रखी थी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, सन 2018-19 में 38,827 वैकेंसियां थी जो कि पूरी खाली पड़ी रह गई। 19-20 में 1,48,377 वैकेंसियां थी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई। और ताजा आंकड़ा 20-21 का था जिसमें 78,264 टोटल वैकेंसियां जो यूपी की थी 2,65,000। लेकिन अभिषेक आप रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं लखनऊ से बहुत दूर मेरठ में हूं और मेरे पीछे मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है। मेरे साथ तमाम छात्र भी हैं। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार में जिस तरीके का रोजगार के दावे और वादे किए गए वो पूरे हुए? कोई पूरे नहीं हुए जी, सब खोखले हैं जी, खोखले वादे हैं। ऐसा कोई भी वादा जो एक सरकार से लोग कह रहे हैं खोखले वादे हैं आपके। अगर आप मेरठ की बात करें जहां पे खड़े हैं, और आप किसी भी भाई से यहाँ किसी दल से संबंध रखते हो, उनसे मेरी बात से वो सहमत होंगे। और जनता की आप बात करो। आप इसी विश्वविद्यालय की बात नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है मथुरा में। आपने बात की। मैं बताता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, आपने बात की। आप विकास की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो। छात्रों की बहुत पुरानी मांग थी कि इस विश्वविद्यालय को यूजीसी से जोड़ा जाए। अगर हम शिक्षा की बात करें, अब एक मिनट, अब मेरे तो सुनो, अगर आप नीट का जो एग्जाम एमबीबीएस का होता है 50% सरकारी उस पे जो कॉलेजों की फीस ली जाती है, सरकार ने उस पे आदेश करा है। 4 दिन पहले ये कह रहे हैं कि क्या नाम है। देखिए अभिषेक आप जो बातें कर रहे हैं शिक्षा की, रोजगार की, मुझे लगता है कि वो आपके कुछ लोग लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का नारा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक इन्होंने हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करी? हमारी बहन प्रियंका गांधी ने 40% राजनीति में हिस्सेदारी रखी है। जवाब लेते हैं आपकी बात का। कृष्ण मोहन पांडे हैं लखनऊ से हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा, क्रांति की भूमि, और ये जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतना काम नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। सर, हम आते हैं देहात से और इस नतमस्तक हूँ जहाँ पे वीरों की भूमि रही है, वो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, और खासतौर से जो यहाँ पे छात्र नेता खड़े हैं, मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ तो मैं सबका सम्मान करता हूँ। परंतु मैं आता हूँ उस विकास पे जिस विकास पे अभिषेक भाई कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने इस 5 वर्षों में, बेसिकली 3 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 यूनिवर्सिटी बनाई, 32 मेडिकल कॉलेज दिए, तो हमने 16,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई। तो इसी के उलट हमने 4 लाख रोजगार दिए। और
और उसी के उलट आदरणीय सर मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 साल में देहात में आप किसी भी सड़क पे 5 साल में अगर आप देहात में 5 साल में अगर बाबूजी आप कोई सी भी देहात की सड़कें बनवाने की जरूरत क्या पड़ी है? सड़कें बनवाने की जरूरत क्या पड़ी है? सड़कें बनवा कर रहे हो, घंटा खुदवा दो सड़कों पे। 2014 से पहले भी विकास हुआ है। ठीक है, इधर आइए, आपको बात कहनी है। आप ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो भूमि है जो 1857 की क्रांति के लिए जानी जाती है। इधर आइए, सड़कें ये बनी है, किसके लिए बनी है? ये कह रहे व्यापारियों के लिए। व्यापारी नहीं चलेगा उसमें, सब चलेंगे, सारा समाज चलेगा उसके ऊपर। आराम से लाइव है, ये प्रोग्राम लाइव है, रिकॉर्डिंग नहीं है यार। आप सब लोगों की बातें सुनी जाएंगी, आप सब लोगों की बातें आएंगी। ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, विकास मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। विकास का नाम कह रहे हो, विकास के नाम पे चुनाव लड़कर दिखाओ। विकास के नाम पे एक बात नहीं कर सकते भारतीय के लोग। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे। हाँ, आप कहिए। मैं अंबानी अडानी की औलाद तो हूँ नहीं, मैं किसान की औलाद हूँ। मुझे खाने को रोटी चाहिए और इसके लिए जो है, और MBA 2012 में कर चुका हूँ मैं। आज तक नौकरी नहीं है, किसान के लिए रोटी नहीं है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है। बताइए आप कितना बुरा। आपकी बात का जवाब लेते हैं। हमारे साथ और तमाम लोग हैं। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, शिक्षा बेहतर नहीं हुई, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी। 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, घर घर में कोरोना के वो की है, अनाज मिला है पूरा। हमें तो कोई जुमलेबाज सरकार नहीं है, ये सब जुमलेबाज है। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में जो माना जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में जो बातें चलती हैं, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने मिजाज के लिए जाना जाता है। ये बड़े उत्साही युवक हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, रोजगार मिले। बोलिए। मुझे एक बात, मेरी सुनो, हाँ मेरी तो सुनो। हमें इस चीज का नहीं पता लग रहा ऐसा होने की। हमारी योगी सरकार ने कुछ भी नहीं करा। हाँ जी, हमारी योगी सरकार ने कुछ भी नहीं करा। परंतु एक तो बात, हाँ रुको तो सही, परंतु एक तो बात बताओ, आज तक ये पार्टी एक नहीं थी, अब एक पार्टी क्यों हो रही है? सारे झुंड क्यों बना रहे हैं? क्यों अकेले हो गए? ये गुंडों की सरकार है। बताओ, मैं जवाब दूंगा। आप 2017 का भैया एक मिनट दो जवाब। चीज का जवाब मैं वन बाय वन बात रखिए। आप जरा ये ना ये प्रोग्राम संजीव, स्थिति वहाँ पर कंट्रोल करिए। जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। अभिषेक, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात बार बार कही जा रही है कि कहीं ना कहीं विकास मॉडल पर ध्यान ना देकर धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, मंदिर का मुद्दा जो है वो यहाँ पर लगातार उछाला जा रहा है। मथुरा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से मंदिर का जो मसला है वो बहुत जोर शोर से उछाला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से संजीव जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उनसे सिर्फ एक बात पूछ लें। उनके पीछे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उनसे यह पूछ लीजिए कि इस गवर्नमेंट ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए कितना फंड दिया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, देखिए आज का समय सिर्फ मंदिरों के नाम पे लड़ने का नहीं है। आप मंदिर देखिए, मंदिर का जो मुद्दा है वो आस्था का मुद्दा है। आप लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ये बताइए कि लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज अन्न की व्यवस्था आपने कैसे की है? एक व्यक्ति परिवार को अपने चलाएगा कैसे? जब उसके पास रोजगार होगा तभी वो अपने परिवार को चलाएगा। आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके सपोर्टर से पूछ लेता हूं। इन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज कि स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर्स, नर्स और टेक्नीशियन
इनकी उत्तर प्रदेश में 45,000 पोस्ट खाली पड़ी थी। इनमें से गिन करके मुझे बता दें कि कितने लोगों के उन्होंने फुलफिल किया वैकेंसी को। नंबर एक बात, ये तो स्वास्थ्य की बात हो गई। नंबर दूसरी चीज, उसके बाद आती है सुरक्षा। सुरक्षा में हमारा हेड कांस्टेबल और मुनीम और आपका क्या नाम है दरोगा, इनकी तकरीबन 96,000 से लेकर के 1,05,000 के बीच वैकेंसी खाली है। इनमें से कितने लोगों को वैकेंसी इन्होंने फुलफिल कर दी, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं। 2 प्रश्न। तीसरा, मैं एक छोटा सा प्रश्न और इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि इन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि जो निम्न दर्जे के लोग हैं जो उनको 100 यूनिट रियायती दरों पर बिजली देंगे, उनमें से कितने लोगों को दे दिया। मेरा ये 3 प्रश्नों का उत्तर देते। ठीक है, आपके इन 3 सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी एक सवाल यहाँ पर रखना चाहती हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद एक बार फिर से यहाँ पर जोर शोर से उछाले जा रहे हैं, क्या बीजेपी को अपने किए विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है क्या, जो एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में इस तरीके के मुद्दों के सहारे जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है? क्यों विकास पर नहीं बात कर रहे हैं? और मैं चाहूंगी कि मेरे सवाल के साथ साथ आप यहाँ पर अभिषेक जी के जो 3 सवाल आपने सुने उनका भी विस्तार से जवाब दें। दीप्ति जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, समय आपको दे रहे हैं जी। आपने कहा कि मंदिर मस्जिद आ रहा है, क्या व्यक्ति का और विकास से बातें नहीं हो रही है? क्या व्यक्ति का विकास सिर्फ सड़क बनवा देना और बिजली खड़ा कर देना ही विकास होता है क्या? विकास के मायने होते हैं व्यक्ति के राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, धार्मिक विकास। तो ये सारे जब मानदंड पूरे होते हैं तो व्यक्ति के विकास की बात की जाती है। आप यूरोप से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में जाइए तो धर्म भी एक विकास का कारण होता है, धर्म भी विकास का एक खंड होता है। और रही बात काशी की और मथुरा की, तो क्यों न करे भाई, 80% हिंदुओं की आस्था का विषय है। किसी को पूरे देश से जो हज किसी दूसरे देश में जाने के लिए हज के लिए काउंटर करना चाहूंगा, किसी को कब्रिस्तान बनाने के लिए दिया जा सकता है, किसी को यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से अलग सुविधाएं दी जा सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने चंदे से मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? कृष्ण मोहन जी, मूलभूत सुविधाएं क्या होती है? क्या मंदिर मस्जिद मूलभूत सुविधा है लोगों की? क्या मूलभूत सुविधाएं मंदिर मस्जिद है, बिजली पानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैंने पहली बात आपसे पहले ही कहा कि मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ मंदिर भी आस्था का विषय है। धार्मिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक विकास के साथ और धार्मिक विकास भी होना चाहिए। मूलभूत सुविधा सभी पूरी हो चुकी है, सबको बिजली पानी सड़क मिल चुका है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं के बाद से धार्मिक विकास भी आवश्यक है। एक बात हमारे मित्र सपा के मित्र अभिषेक जी ने कहा कि कितने पुलिस में नौकरियां दी, तो पुलिस में हमने 1,25,000 नौकरियां दी हैं। परंतु इन्होंने अभी एक बात कही कि 2016-17 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 28 लाख वैकेंसियां खाली थी। मैं पुनः इनको बता देना चाहता हूं कि 2013 से 14 में 27 लाख वैकेंसी उत्तर प्रदेश में खाली थी, परंतु इन्होंने भरा कितना? 1,80,000 वैकेंसी भरी। और आज की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,32,000 नौकरियां भरी है। और आउटसोर्सिंग में हमने 3 लाख नौकरियां दी है और संगठित क्षेत्र में लगभग 30 लाख नौकरियां दी है। आप सब बात करते हैं अपनी, हाँ आपने नौकरी दी थी, आपकी नौकरियां थी आईटी सेक्टर की, इनकम फ्रॉम टेलर से। आप टेलर का उद्योग उत्पन्न कर लिए थे, जगह जगह पे कब्जे होते थे, लड़कियां छेड़ी जाती थी, लड़कियों को उठा लिए जाते थे, लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल अपनी रात को मोटरसाइकिल लेकर जा पा रहे थे। अभिषेक आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन संजीव जी के पास एक बार हम रुक कर लेते हैं उनका, वहां पर अब माहौल थोड़ा ठीक हो गया है। संजीव जी यहाँ पर जी एक छोटा सा प्रश्न मैंने जो पूछा था, मैं चाहता हूँ कि संजीव जी से आप वो पूछ लीजिए कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए कितना फंड रेज किया गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, उनमें से इनका जवाब नहीं दे पाए। ये फिर आ गए कि धार्मिक विकास की बात आ गई। मेरे मित्र को यही नहीं पता है कि धार्मिक विकास अलग होता है, मूलभूत सुविधाओं का विकास अलग होता है। मुझे लगता है कि कृष्ण मोहन पांडे जी को थोड़ा पढ़ना चाहिए कि धार्मिक विकास क्या होता है, मूलभूत सुविधाओं का विकास क्या होता है। मुझे लगता है मेरे मित्र को। ठीक है अभिषेक जी, ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं वो जानने के लिए हम संजीव जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है कृष्ण मोहन जी, रुकिए, सुनिए संजीव जी। और किसी की भी बात कर लो, वहाँ मौतों में सुधार हुआ, लोगों का जीवन बचा, सरकार ने उनके लिए। इनका कहना ये है कि ऑक्सीजन देने में नाकाम रही आपकी। बिल्कुल, खास तौर से सेकेंड वेव जब चल रही थी, इसका जवाब ज्यादातर संख्या में इसका जवाब 2017 से पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम जितना होना था नहीं हुआ और उपलब्धता नहीं रही ऑक्सीजन। उसके बाद मोदी जी ने एक आह्वान करा
कि उस क्षेत्र का सांसद जो उसके यहाँ सीएचसी और पीएचसी आती हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आप पूरी बात सुन लो, एक सेंटेंस हो। उसी क्रम में अगर मेरठ में बात करें तो जितने सीएचसी और पीएचसी सेंटर हैं आप उनका किसी से भी बात कर लो, आप उन पे सब पे ऑक्सीजन प्लांट, ये तो पूर्ण हो चुका काम, ये काम चल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या जो सरकार के दावे हैं, जो दावे इन्होंने बताए वो दावे उससे पहले भी तो हो सकते थे। लोग हमारे कागजी दावे हैं, लोग बाबू 1 किलोमीटर लाइन लगी है, 1 किलोमीटर रोए हैं लोग, 50 मैं जवाब दूंगा। जिस किसान का बेटा मरा है उससे पूछो, जिस छात्र को नौकरी नहीं मिली उससे पूछो, जिन छात्रों पे लाठियां लगी हैं उससे। तो यहाँ पर अभिषेक जी, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे गायब है, लेकिन अगर समाजवादी की पार्टी की बात की जाए तो अब क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब क्या मॉडल रहने वाला है उस पर आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद की जब बात आती है तो इसमें खाद डालने का काम भी समाजवादी पार्टी करती है, मानते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो पूर्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया हुआ है, चाहे वो 1090 की बात आप कर लीजिए, चाहे आप डायल 100 जो अब 112 हो गया उसके बारे में आप बात कर लीजिए, चाहे आप एम्बुलेंस सेवा के लिए बात कर लीजिए, चाहे आप सुकन्या विद्याधन की बात कर लीजिए, चाहे आप आवास शिल्प ग्राम की बात कर लीजिए, चाहे आप महिला बाजार के लिए बात कर लीजिए, चाहे आप लैपटॉप वितरण की बात कर लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि नए मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने बनवाए थे उसकी बात कर लीजिए, चाहे NH 24 के अंडरपास की बात कर लीजिए। देखिए काम जो उन्होंने किए थे वो उनको गिना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भरे मंच से एक बात कही उन्होंने कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो वैकेंसियां जो उन्होंने दिखाई थी कि हाँ इतनी वैकेंसियां दे रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पाए थे। यूपी SSSC की 15 से अधिक वैकेंसियां फुलफिल नहीं हो पाई। उन वैकेंसियों को साल से 1.5 साल के अंदर देखेंगे क्या दिक्कतें रह गई जिनकी वजह से फुलफिल नहीं हो पाई, उनको फुलफिल करेंगे। और साथ में जो समाजवादी पार्टी के समय में जो वैकेंसियां थी, ऐसा क्या रोड मैप है जो आप आते ही सत्ता में नौकरियों की बाहर लगा देंगे, नौकरियों की झड़ी लगा देंगे? मैं बिल्कुल जल्दी से, समय की कमी में चाहूंगी कि जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज की मानक होते हैं। आखिर जब समाजवादी पार्टी ने जो वैकेंसियां निकाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमली जामा नहीं पहनाया। और जो अमली जामा नहीं पहनाया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो रोड मैप के अनुसार 30 साल तक नौकरियां नहीं निकालेंगे, जो पुरानी नौकरियां होंगी उनको फुलफिल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है। नंबर दूसरी बात, हम जो भी हमारे कार्य चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय में पेंडिंग रह गए हो या फिर समाजवादी पार्टी के समय में, उनको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि विकास की जो गति है वो ना रुके। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नियतवश, ठीक है, उसको कमेंट आपका लास्ट फटाफट जल्दी से, समय की कमी है सर। आपकी यात्रा चल रही है, इसको हम रुकने नहीं देंगे। माना है कि विकास हो रहा है। नहीं, आप शायद सुने नहीं, आपने शायद कर रहे हैं कौन सी नौकरी निकालेंगे? बिल्कुल किया, 750 दंगे कराए, अपराधियों को खुला छोड़ दिया, अपराधियों को अपने पार्टी में ले लिया, आतंकवादियों को केस वापस किए। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है, दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, महज 4 दिन बाकी रह गए हैं और इस दौरान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुनाव के आखिरी पड़ाव में मथुरा के अंदर मंदिर मस्जिद धर्म एक बार फिर से यहाँ पर प्रमुख मुद्दे के तौर पर उछाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से बीजेपी इनके सहारे अपनी नैया पार लगाएगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।